Welcome to Geohawks Academy, and let's start our second chapter, Land, Soil, Water, Natural, Vegetation and Wildlife. So, इन्हें देख के आपको जैसे हमने लास्ट टाइम जो पढ़ा उसमें आपने देखा कि हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। रिसोर्सेज बेसिकली दो टाइप के हैं आपके, फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्स एंड सेकेंड इज ह्यूमन रिसोर्स। ओके, तो फर्स्ट जो नेचुरल रिसोर्स था, अगर आप उसमें देखें हमने जिसमें कि देखा कि लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, आपको नॉर्मली आप कह सकते हैं दैट इज द नेचुरल रिसोर्सेज, जो कि आपको डायरेक्टली कहाँ से मिला है, नेचर से मिला है। ओके, नेक्स्ट इज दीज आर द रिन्यूएबल रिसोर्स एज वेल। ओके, रिन्यूएबल रिसोर्स क्यों है? क्योंकि इनके पास सेल्फ कैपेबिलिटी है कि अपने आप रिन्यू कर सकते हैं, अपने आप इनकी जो क्वालिटी है अगर वो डिग्रेड होती है तो वो अपने आप को रिन्यू कर सकते हैं। खुद इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता। विदाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस मीन्स जो ह्यूमन का जो इंटरफेरेंस है उसके बिना ये अपने आप को रिन्यू करने की क्षमता रखते हैं। दैट इज नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स। ओके, लेकिन प्रॉब्लम आती है इसकी पॉल्यूशन की, क्योंकि जो आपको पता है कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्पीड में इंक्रीज कर रहा है। उस पॉल्यूशन की वजह से, उस पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है कि आपके जो लैंड, सॉइल और वाटर है उस पर प्रेशर पड़ रहा है जरूरत से ज्यादा, और उसमें जरूरत से ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। नेक्स्ट इज नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ जो है वो आपके एक्सटेंशन पर जा रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे हम इनके एरिया पर क्या कर जा रहे हैं, एंक्रोच किए जा रहे हैं, मीन्स इनके एरिया को हम धीरे धीरे कवर किए जा रहे हैं अपने यूज के लिए। सो दैट इज नोन एज द पोल्यूशन एंड द एक्सटिंक्शन। ओके, तो ये आपका फ्रेमवर्क था छोटा सा, जो कि आपके ये चारों पांचों रिसोर्सेज के लिए इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट आप हम इसके करेंगे एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट आपका है लैंड रिसोर्स। ओके, तो लैंड रिसोर्स की अगर हम बात करें तो पहले हम लैंड की बात करें कि व्हाट इज लैंड। ओके, तो लैंड जिसमें कि हम लोग रहते हैं, ओके, जिसपे कि वो एक ऐसा एरिया जो कि रॉकी मटेरियल से बना है, जो कि पहले से आपको बताया था, लिथोस्फीयर द पार्ट। ओके, अब इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि जो देखने वाली कि आपका जो लैंड है वो कितने पार्ट पर है। जस्ट लाइक आपका ये अर्थ है, और अर्थ पर आपकी दो इंपॉर्टेंट चीज है, फर्स्ट इज योर ओशियन एंड सेकेंड इज योर लैंड पार्ट। ओके, तो लैंड पार्ट की अगर बात करें तो हाउ मच लैंड पार्ट वी हैव टू सर्वाइव। तो अगर सिंपली देखें तो अगर इधर आपको पता है सिंपली एक सर्कल जो है वो 360 डिग्री का होता है। ओके, ये 360 का होता है। अगर हम बोल रहे हैं कि अगर हम 30% नॉर्मली देखें तो नॉर्मली देख सकते हैं कि आपका जो अर्थ है वो सिर्फ इतना पार्ट का जो लैंड है वो ले सकते हैं, आपका लैंड पार्ट। ओके, इतना सिर्फ आपका, और बाकी का सारा ओशन है। इट मीन्स यहाँ पर रहा तो नहीं जा सकता। ओके, यहाँ पर हम किसी तरह का सर्वाइवल पर्सन तो कोई नहीं रह सकता। आपका सिर्फ लैंड पार्ट इतना मिल रहा है जो कि आपका सिर्फ 30% है। ओके, इतने पे हम लोग सर्वाइव कर सकते हैं, रह सकते हैं। बाकी इसके अलावा एक छोटा सा और भी है, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाइज ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। The remaining 70% of the land is either sparsely populated or inhabited. Okay, अब इसमें नॉर्मली अगर थोड़ा सा डेटा अगर हम देखें तो आपको पता है कि टोटल जो लैंड है हमारा, टोटल लैंड एरिया अगर हम देखें किलोमीटर के पर्पज से देखें तो टोटल लैंड एरिया है हमारा 510.1 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। ओके, स्क्वायर किलोमीटर इतना एरिया हमारा टोटल लैंड एरिया है। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन टिल 2019 जो था उसकी पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की 7.7 बिलियन। ओके, बिलियन पॉपुलेशन जो थी वो हमारी इस लैंड पार्ट पर सरवाइव करती है। ओके, लेकिन जैसे कि इसमें बताया कि ये सारी जो पॉपुलेशन है उसकी सिर्फ 90%, मतलब इसकी सिर्फ 90% पॉपुलेशन जो है वो आपके 30% लैंड पर रहती है। बाकी के जो 1% जो बच रही है, सॉरी 10% जो बच रही है वो आपके बाकी के लैंड्स पर रहती है। ओके, बाकी के लैंड्स कौन कौन से, जैसे अभी धीरे धीरे हम समझेंगे। बाकी पॉपुलेशन जो हो गई, अगर हम इन दोनों का देखें कि हमारी जो एवरेज डेंसिटी आती है वर्ल्ड की, ओके, तो एवरेज डेंसिटी जो है हमारी वो है 14.7 पर किलोमीटर स्क्वायर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक आपका जो लैंड है उसके पर स्क्वायर किलोमीटर पे, मतलब क्या है पर स्क्वायर किलोमीटर, मीन्स 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। ओके, 1 किलोमीटर
1 किलोमीटर। इसका जो लेंथ ब्रेड्थ है वो सब क्या है, 1 किलोमीटर एरिया पे आपके 14 पीपल रहते हैं, और ये तो आपके वर्ल्ड की बात हो रही है। लेकिन अगर हम इसका देखें, डेटा की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जैसे कि आपका सेकंड पॉइंट बता रहा है कि दैट इज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। इसका रीजन क्या है? फर्स्ट इज ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्यू टू वेरिड कैरेक्टरिस्टिक्स की चीजों की बात करें, रगेड टोपोग्राफी, जो टोपोग्राफी है वो डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टाइप की है। कुछ एरिया में आपको फ्लैट सरफेस दिखेगा, कुछ एरिया में आपको हिली सरफेस दिखेगा, कुछ एरिया में आपको डेजर्टेड दिखेगा, कोस्टल्स दिखेंगे। तो जैसे आपने लास्ट टाइम अपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ा था, तो ये है आपके रगेड टोपोग्राफी के बारे में। तो आपको सिंपली पता है कि रगेड टोपोग्राफी का मतलब है जो ऊबड़ खाबड़ एरिया हो गया। ऊबड़ खाबड़ एरिया में तो आपको पता है कि नॉर्मली हर तरह की चीजें जो पॉसिबल नहीं हो पाती, जैसे लाइक आपका घर बनाना बहुत मुश्किल होगा, रोड्स बहुत मुश्किल होंगे, यहाँ पर आना जाना भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। तो ये आपके एरिया क्या होते हैं जो कि आपके रहने लायक नहीं होते हैं। नेक्स्ट इज स्टीप स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स। अब आपको पता है कि स्टीप स्लोप का मतलब एकदम तो तीव्र ढलान होता है, उस पर तो रहना बहुत मुश्किल है, ठीक है, तो उस पर आप घर पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट इज लो लेइंग एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉगिंग। अब ऐसा एरिया जैसे मान लीजिए कि ये रिवर है, और रिवर के पास में, रिवर का जो आपको पता है कि ऊंचाई से तो बहुत स्पीड में फ्लो करती है, लेकिन उसके बाद जब इसका जो एरिया इसकी जो हाइट है वो धीरे जब कम हो जाती है, इसका जो इस तरह से जो एरिया जब धीरे धीरे कम हो जाता है, तो क्या होता है, रिवर का जो पानी है फ्लो करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इस एरिया में अगर कोई घर है तो वो उसके लिए तो बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि हमेशा क्या फ्लड प्रोन एरिया बना रहेगा, ठीक है, तो वहां पर सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का, वो इन सब एरिया पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। थिक फॉरेस्टेड एरिया में कोई रहना नहीं पसंद करेगा। स्पार्सली पॉपुलेटेड जहां पर बहुत कम लोग रहते हैं, या समझ लो जहां पर लोग ही नहीं रहते, वहां पर भी कई लोग रहना पसंद बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये रीजन है जिसकी वजह से कुछ एरिया पे आपके जो लोग हैं वो रहना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वो रीजन कौन से है जो पे रहना लोग पसंद करते हैं? बेसिकली घूम फिर के आपके पास दो ही एरिया बचते हैं, दैट इज प्लेन एरिया एंड द रिवर वैली। ओके, प्लेन एरिया और जो रिवर वैली है उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये लैंड ऐसे होते हैं जो कि सुटेबल फॉर लैंड एग्रीकल्चर। ओके, और सुटेबल एग्रीकल्चर के साथ साथ इसमें क्या साथ में हो सकता है कि हमारे आपके जो हमें से आपका किसी तरह कंस्ट्रक्शन बहुत आसान होता है। उसके अलावा अगर आप फैक्ट्रीज वगैरह बनाना चाहते हैं, मीन डिफरेंट तरीके से आप ये देखिए कि आपका हर तरह से ये इजी हो जाता है, इसी वजह से आपका डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी होता है। ओके, नाउ पॉपुलेशन डेंसिटी अगर हम देखते हैं जी, तो जस्ट एक एग्जांपल देने के लिए मैंने इसको डाला है इस मैप में। तो आप इस मैप को देख सकते हैं कि कौन कौन से एरिया, जैसे आपको अगर थोड़ा सा आपने फिजिकल मैप के बारे में अगर देखा होगा पॉपुलेशन वर्ल्ड के, और नहीं तो फिर हम आगे इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे थोड़े देर, मतलब आफ्टर सम टाइम इसको पूरा हम देखेंगे कि आपके जो फिजियोग्राफी है पूरे वर्ल्ड की वो कैसी है। तो अगर थोड़ा सा अगर हिंट हो तो मैंने आपको लास्ट मतलब जैसे पहले की जो वीडियोस थी उनमें मैंने आपको बताया, जैसे कि ये आपका नॉर्थ पोल हो गया। नॉर्थ पोल जहां पर सनरेज आपको बहुत कम मिल रही है, दैट इज द साउथ पोल जहां के अगेंस्ट सनरेज बहुत कम मिल रही है, ठीक है। एक एरिया ऐसा हो गया जहां पर आपका इक्वेटर डायरेक्टली करेक्ट हो रहा है, तो इक्वेटर वो एरिया जहां पर सनरेज बहुत ज्यादा हाई है। ओके, और सनरेज हाई होने की वजह से यहाँ पर क्या है, क्लाउड फॉर्मेशन भी सबसे ज्यादा होगा, और क्लाउड फॉर्मेशन और सनरेज की वजह से यहाँ पर क्या है, आपका इस एरिया में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होगी, ह्यूमिडिटी के साथ साथ टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, और इन दोनों की वजह से क्या होगा, इस एरिया में फॉरेस्ट भी एरिया बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरह से ऐसी एरिया में क्या होता है, सर्वाइवल थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप देखेंगे इसी तरह से आपके बहुत सारे डिफरेंट, अब इसी के अलावा इन सब में कई जगह माउंटेन्स भी हैं, आपको कई जगह प्लेटोज मिलेंगे, कई जगह आपको डेजर्ट एरिया मिलेगा। तो इस सब में इस तरह से आप डिफरेंसेस देखेंगे कि जो पॉपुलेशन है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है। ओके, तो जैसे कि अब ये देखिए आपका ये जो लाइट शेड है वो आपका दिखा रहा है 0 to 10, मीन 0 to 10% पीपल यहाँ पर रहते हैं आपके इस एरिया में। ओके, मतलब इतने कम पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे, आपके पर स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है, पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया पे आपको मैक्सिमम 0 to 10 पीपल दिखेंगे इस पूरे एरिया में रहने वाले लोग। ओके, ऐसे ही अगर आप देख रहे हैं हाई पॉपुलेटेड, अगर हाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर एक दे रखा है प्लेस बंगाल का, मीन्स जो हमारा वेस्ट बंगाल है। तो वेस्ट बंगाल का एरिया में आपको डेंसली पॉपुलेटेड एरिया दिखेगा। रीजन क्या है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल लैंड है। इसके अलावा आप और इस सिर्फ नेचुरल, आज की डेट में तो आपको पता है कि सिर्फ नेचर से नेचर किसी भी पॉपुलेशन के होने का कारण नहीं है। नेचर के अलावा आपका एक ह्यूमन फैक्टर भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। ह्यूमन फैक्टर कौन सा है, जिसमें कि आपके हो गए आपकी
एरिया का डेवलपमेंट कितना है, ठीक है। डेवलपमेंट की वजह से भी लोग उस एरिया में बहुत ज्यादा रहना पसंद करते हैं। तो ये हो गए, जैसे कि आपका ये एरिया हो गया डेनमार्क के आसपास, ये डेनमार्क या नीदरलैंड के आसपास का एरिया है। उसके अलावा ये जापान के आसपास का एरिया जो कि हो गया आपका साउथ कोरिया हो गया। तो इस तरह से आपके जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया हैं ये आपके हो गए हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया, जिसमें कि जो लैंड पर बहुत ज्यादा प्रेशर है पॉपुलेशन का। ओके ओके, नाउ इस पिक्चर को आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है सेल्सबर्ग इन ऑस्ट्रेलिया की। ओके, इसमें आप डिफरेंट क्या क्या चीजें देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो आपके इसमें जो रेड रेड से रूफ बने हुए हैं ये आपके क्या है, बेसिकली आपके हाउसेज हैं। ओके, जिनको कि आप बोल सकते हैं सेटलमेंट्स भी बोला जाता है। ओके, सेटलमेंट्स आपकी इन ज्योग्राफिकल वर्ड हाउसेस को आप सेटलमेंट बोलते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ लैंड बना है, जैसे कि देख रहे हैं आप स्क्वायर लैंड इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। और ये क्या नाम है, मतलब मेटल रोड भी लग रहा है, मीन्स थोड़ा हार्ड सरफेस भी लग रहा है। तो ये आपका एयरपोर्ट हो सकता है। ओके, इसके अलावा आप ये लैंड जो देख रहे हैं इस तरह से जो ग्रास लैंड है, अब ये जो ग्रास लैंड है ये आपका पार्क भी हो सकता है। इसके अलावा ये आपका एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज योर दिस एरिया जो कि आपका फॉरेस्टेड एरिया हो गया, फॉरेस्ट लैंड हो गया। और ये एरिया देख ही रहे हैं, ठीक है, ये जिस तरह से जो रिवर जा रही है दैट इज योर रिवर। इसके अलावा आप ऊपर जो एरिया देख रहे हैं इधर भी बहुत सारे लैंड देख रहे हैं, जिसमें कि आपका एग्रीकल्चर लैंड भी हो सकता है, पार्क भी हो सकता है, और या फिर खाली पड़ी कोई मैदान भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो देखने के बाद आपको क्या आइडिया लग रहा है, ये किसके बारे में बात हो रही है? ये सारी चीजें बात हो रही है आपके लैंड यूज के, कि किस तरह से हम अपने अपने लैंड का यूज करते हैं। ओके, आप अपने आस सराउंडिंग में देखेंगे कि आपके जो लैंड है वो किन किन तरीके से यूज हो रहे हैं। ओके, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो लैंड यूज का मतलब क्या होता है? सिंपली द लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पस सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, building houses, roads, setting up of industries. This is commonly termed as land use. Okay, तो ये सारा आपका land use को सिंपली बोला जाता है। जब हम इन चीजों लैंड को इन सब चीजों के लिए यूज करते हैं देन वी कॉल इट लैंड यूज, आवर लैंड यूज। ओके, सो लैंड को दो फैक्टर डिटरमाइन करते हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया। देयर आर टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज फिजिकल फैक्टर एंड सेकंड इज ह्यूमन फैक्टर। तो फिजिकल फैक्टर में फर्स्टली आपको, जैसे आपने पहले भी देखा, क्या है टोपोग्राफी इसकी कैसी है, मतलब क्या है कि आपकी सिंपल फ्लैट टोपोग्राफी है या फिर आपका वो जो टोपोग्राफी है वो थोड़ी सी ऊपर खाबड़ होगी। तो इसमें आपको पता है आपको लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। स्लोप कैसा है, इसका कैसा है, तो ये टोपोग्राफी के आपके अंदर में देखते हैं कि उस लैंड की टोपोग्राफी कैसी है, मतलब उसका उच्चावच कैसा है। ओके, नेक्स्ट इज सॉइल। सॉइल की अगर बात करें तो आपको पता है किसी भी एरिया का जो सॉइल है वो कैसा है, मतलब क्या है कि आपका फर्टाइल सॉइल है या फिर अनफर्टाइल सॉइल है। फर्टाइल सॉइल होगा तो वहां पर एग्रीकल्चर अच्छी होगी, और एग्रीकल्चर अच्छी होगी तो ऑब्वियसली आपका वहां पर जो पॉपुलेशन है वो वाला है वहां रहना तो पसंद करेगी ही करेगी। नेक्स्ट इज योर क्लाइमेट। क्लाइमेट अगेन आपका पता है, जैसे ही बताया मैंने आपको कि एक्सट्रीम क्लाइमेट जो होता है, एक्सट्रीम का मतलब क्या, एक्सट्रीम कोल्ड एंड एक्सट्रीम हॉट, ये दोनों ही चीजें लोगों को पसंद नहीं आएगी। मतलब बहुत ज्यादा गर्मी में कोई रहना पसंद नहीं करता और बहुत ज्यादा ठंडी में रहना कोई पसंद नहीं करता। तो जहां पर थोड़ा सा इक्विलिब्रियम होगा, जहां पर थोड़ा सा ऐसा होगा कि हाँ कुछ समय के लिए ठंड कुछ समय के लिए गर्मी होगी, या फिर थोड़ी मतलब नॉर्मल ठंडी नॉर्मल गर्मी होगी, तो जहां पर रहना लोग पसंद करेंगे। तो दैट इज योर क्लाइमेट फैक्टर। नेक्स्ट इज योर मिनरल्स एंड आपके डिफरेंट, अगर ये ले लीजिए कि मिनरल्स की अगर हम सिंपल बात करते हैं, तो मिनरल्स की अगर बात करें तो ये एक तरह से क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को ऑक्यूपेशन प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, मिनरल्स की वजह से क्या ऑक्यूपेशन प्रोवाइड हो सकता है, या उसकी लो की बेसिक चीजें भी पूरी हो सकती है। जैसे कि हमें डे टू डे लाइफ में हमें बहुत सारी ऐसी चीजें चाहिए जो कि हमारे यूज में आती है, जैसे कि हमारा आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये हम लगातार यूज करते रहते हैं अपने लाइफ में। तो इस तरह के फिजिकल फैक्टर्स हैं जो किसी भी पर्सन के किसी भी प्लेस में रहने को बहुत ज्यादा मतलब डिफाइन कर सकते हैं कि वो पर्सन उसी प्लेस में क्यों रहे या कैसे रहे। ठीक है, नेक्स्ट इज आता है ह्यूमन फैक्टर। आपका ह्यूमन फैक्टर में दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गए आपके, पॉपुलेशन
ओके पॉपुलेशन का मतलब क्या है, जिसमें कि अब सिंपली बोला जा रहा है कि जहाँ पर कम लोग होंगे वहां पर लोग रहना कम पसंद करेंगे, जहाँ पर ज्यादा लोग होंगे वहां पर लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे। तो सिंपली जो हम बोल सकते हैं कि वी नीड सोसाइटी, ओके वी कैन नॉट लिव विदाउट सोसाइटी, हम सोसाइटी के पार्ट हैं और हम सोसाइटी के बिना खुद भी नहीं रह सकते हैं, तो हमें पॉपुलेशन की जरूरत तो हमेशा पड़ेगी। नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजी। ओके टेक्नोलॉजी मीन्स यू हैव मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब। ओके अब मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी जो है, मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटी जो है आपको मिलेगी, तो ऑब्वियसली वहां पर लोग रहना पसंद करेंगे। ओके तो ये सारी चीजें फैक्टर्स, तो अभी आप ह्यूमन फैक्टर में तो आप सिंपली देख सकते हो हमारा अर्बन एरिया का एग्जांपल या फिर सिटीज जिसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है सिटीज हमारे इसी वजह से आप देखेंगे कि डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, क्योंकि वहां पर लोग रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके पास क्या होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती है। नेक्स्ट इज योर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। अगर हम बात करें कि हम किसी लैंड को किस बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो आपको पता है दो तरह के लैंड मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। मीन्स कि उस पर जो दो तरह के आपको लैंड हमेशा मिलेंगे कि या तो कुछ एरिया ऐसे होंगे जिस पर कि आपका खुद का कब्जा होगा, और कुछ एरिया ऐसे होंगे जिस पर कि आपका कोई अनटच है, मीन्स वो किसी और पर्सन का होगा या फिर वो किसी गवर्नमेंट का होगा, मतलब जिसको कि हम बोल सकते हैं कम्युनिटी लैंड। ओके तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ लैंड, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड का सिंपली मतलब जिसका कि ओनर या तो आप खुद है या तो कोई एक इंडिविजुअल पर्सन है। ओके कोई इंडिविजुअल पर्सन है, मतलब कोई एक व्यक्तिगत पर्सन है जिसका कि वो अपनी उसकी लैंड है। बट कम्युनिटी लैंड का मतलब क्या होता है, दिस लैंड इज पब्लिक। ओके पब्लिक यूज के लिए हम इसको यूज करेंगे, जैसे कि हमारा हो गया कलेक्शन ऑफ फॉर्डर। ओके कलेक्शन ऑफ फॉर्डर हो गया, एंड इसके अलावा आप ले सकते हैं फ्रूट्स, नट्स। मीन्स हमारी गवर्नमेंट क्या होती है, कुछ ऐसे प्लेसेस देती है जिसमें कि सबका एक्सेसिबल होता है, जस्ट लाइक हमारा पार्क हो गया, आप जो कॉमन एग्जांपल ले सकते हैं। इसके अलावा आपके हॉस्पिटल्स हो गए, हॉस्पिटल्स के अलावा आपके हो गए स्कूल्स। ओके आपके वैसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं जो आपके कम्युनिटी लैंड की तरह यूज हो रहे हैं। ओके नाउ आ जाते हैं अब आपके, जब से आपने सिंपली देखा कि आपका डिफरेंट जो पॉपुलेशन है वो इतनी स्पीड बढ़ रही है, उसके बाद टेक्नोलॉजीज बहुत चेंज हो रही हैं, तो इस तरह से होने की वजह से क्या है कि आपके जो लैंड है उनको कुछ इम्पैक्ट भी पड़ेगा, आप सिंपली जानते हैं। ठीक है तो ये इम्पैक्ट सिंपली पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर को देखने से फर्स्ट पिक्चर में सेकंड पिक्चर में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं। जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं एक पर्सन है जो आपका एक्स लेके जा रहा है, एक हल लेके जा रहा है अपने खेत की तरफ या फिर अपने खेत से लौट रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कुछ घर हैं जिसकी जो जिसको क्या आप हट बोलते हैं, इस तरह से हट वाले घर हैं, और आपके ज्यादातर घर इसी तरह से। बाकी यहाँ पर आप देख रहे हो प्लांटेशन मीन्स जो फॉरेस्ट लैंड भी आपको मिल रहे हैं। ओके तो ये सारे जो लैंड है ये आपको देख रहा है कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर इम्पैक्ट इससे बहुत ज्यादा है, या फिर आप ये कह सकते हो इट कैन यू कैन कॉल इट अ विलेज। ओके अब विलेज से सेकेंड पार्ट पे अगर हम आते हैं तो सेकेंड में आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आपको दिख रहा है, इसमें आपको इलेक्ट्रिसिटी वायर्स आपको देखने को मिल रही हैं। ओके इसके अलावा आपको जो छत है, मतलब जो घरों के छत हैं वो आपको नाउ सीमेंटेड दिख रहे हैं, जो पहले आपको थोड़े से फॉर्डर्स के दिख रहे थे, जो घास फूस के थोड़े से दिख रहे थे, वो अब आपको थोड़ा सीमेंटेड दिख रहे हैं। इसके अलावा जो हल की थ्रू जो प्लफिंग होना था वो अब आपको ट्रैक्टर के थ्रू प्लफिंग दिख रही है। और ये इसके अलावा आपका जो लैंड है वो देखिए थोड़ा सा फ्लैट दिख रहा है, पहले इसमें जो था लैंड वो फ्लैट ना होकर थोड़ा सा ऊपर नीचे था, लेकिन अब देखिए लैंड थोड़ा सा आपको फ्लैट दिख रहा है। तो इस तरह से दूसरे फिगर में थोड़ा सा चेंज आया है। नेक्स्ट कम टू योर थर्ड फिगर। थर्ड फिगर आप देख रहे हैं थोड़ा सा इससे क्या डेवलपमेंट आई है कि आपकी जो वायर्स है वो इस तरह से बाहर नहीं दिख रहे हैं। उसके अलावा आपकी कुछ स्टोरेज बिल्डिंग दिख रही है, 3 स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है, 4 स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है, कार का यूज दिख रहा है आपको। ओके इसके अलावा बच्चे दिख रहे हैं, यहाँ पर फुटपाथ भी बने हुए हैं आपके। नेक्स्ट आपके फोर्थ में आ जाते हैं, तो फोर्थ में आपको देखिए प्लेन्स भी दिख रही हैं, उसके बाद मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग भी दिख रहे हैं, आपके रेलवे सॉरी आपके ट्रक्स दिख रही हैं, आपके पार्क दिख रहे हैं। तो ये क्या हुआ, डिफरेंट यूज हो रहे हैं लैंड के। ओके और इस लैंड के जो यूज है वो क्या दिखा रहा है साथ में, आपके जो टाइम ओवर टाइम मतलब जो इसमें चेंजेस आ रहे हैं टाइम के साथ, वो चीज इसमें देखने को मिल रही है कि जैसे किस तरह से हमारे जो विलेज है वो धीरे धीरे एक हाई मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग और हाई स्मार्ट सिटीज बनती जा रही है। ठीक है तो ये आपकी जो है लैंड यूज
ओवर टाइम, जो टाइम के साथ साथ जो लैंड का यूज है वो दिख रहा है। ओके, तो इसके साथ साथ अब क्या है, जो चेंजेस आ रहे हैं उससे हमारे प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये आप सिंपली कह सकते हो कि दैट इज मोर नेचुरल। ओके, और ये तो आपका पूरा नेचुरल लैंड है, बट ये आपका क्या है, आपका ये नेचुरल ना हो गया, मोस्ट ऑफ द एरिया आपका क्या हो गया, ह्यूमन मेड हो गया ये। ठीक है, इसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं है जो कि डायरेक्टली हमें नेचर से मिली है, इसमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन कर दिया गया जो कि ह्यूमन के थ्रू किया गया। तो इस तरह से जब करने के बाद क्या है, आपका जब किसी भी चीज को चेंज कर दे तो उसमें कहीं ना कहीं उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इश्यूज आ सकते हैं। तो हमारे लैंड रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो आपके बेसिकली हैं, फर्स्ट अगर हम देखें तो लैंड का पहला प्रॉब्लम है लैंड प्रेशर। ओके, जैसे कि क्या बोला जा रहा है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ग्रोइंग डिमांड एंड लिमिटेड लैंड। जैसे आपको लास्ट अभी मैंने जो इससे पहले भी बताया कि आपका जो लैंड है वो तो लिमिटेड है, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो डे बाय डे ग्रो करती जा रही है। ठीक है, तो इस ग्रोथ की वजह से क्या हो रहा है कि आपका जो लैंड है, जो आपका लिमिटेड लैंड है, उस पर क्या हो रहा है, आपका लगातार प्रेशर बनता जा रहा है। और मतलब क्या, पर स्क्वायर किलोमीटर पे जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रहने वाली है उसको दिक्कत हो रही है रहने में। अगर आप सिंपली अगर देखें मुंबई का एरिया देख लें, तो मुंबई में तो सिंपली आप देख सकते हैं कि एक बहुत ही छोटे से कमरे में कम से कम 5 से 6 लोग साथ में रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्या कि जो डिमांड है वो उसकी क्योंकि हम डिमांड को पूरा इसलिए नहीं कर सकते कि वी हैव लिमिटेड लैंड। ओके, ग्रोइंग डिमांड जो है हमारी पॉपुलेशन की वो नहीं पूरा कर सकते हैं। अब क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों की, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ साथ लोगों की जरूरतें भी बढ़ेंगी। ठीक है, भाई लोग हैं तो वहां पर जरूरतें बढ़नी है। लोग बढ़ने की वजह से क्या होता है, लैंड एंक्रोचमेंट होता है। मींस जो लैंड हमें मिला था रहने के लिए, सिर्फ उतना ना रहकर हम क्या कर रहे हैं, हम उस लैंड को भी ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि हमारी गवर्नमेंट की थी, या फिर गवर्नमेंट की ना होकर जो कि हमारी वीकेंड से कि फॉरेस्टेड लैंड थी, जो कि हमारे भाई लाइफ के लिए, आपको पता है कि हम पूरी तरह से किसी भी लैंड को हम ह्यूमन यूज में नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्यों? क्योंकि ह्यूमन यूज के कन्वर्ट करने का मतलब है कि उसमें पूरी तरह से हमारे जो फॉरेस्टेड एरिया है वो कट जाएंगे, और फॉरेस्ट कटने का मतलब ये है कि आपको ऑक्सीजन जो है कम से कम मिलने लगेगी, या फ्रेश एयर मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर अगर लैंड जो है, लैंड का क्या है कि इलीगल तरीके से या लीगल तरीके से ही हम क्या कर रहे हैं, लैंड को ऑक्यूपाई करते जा रहे हैं, उसका एंक्रोचमेंट करते जा रहे हैं, अतिक्रमण करते जा रहे हैं। तो दैट इज नोन एज लैंड एंक्रोचमेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज योर लैंड डिग्रेडेशन। तो अब क्या है कि अगर हम लैंड पर मैक्सिमम, अब जैसे लैंड प्रेशर पड़ रहा है तो भी हमें पता है कि फूड का डिमांड भी बढ़ेगा। ठीक है, तो अगर कोई लैंड है उस पर अगर फूड का डिमांड बढ़ रहा है तो मतलब क्या है कि हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, और जिसको कि हम बोल सकते हैं डेंस एग्रीकल्चर, मतलब क्या, गहन कृषि भी जिसको हम बोलते हैं। अब गहन कृषि का मतलब क्या है कि एक ही प्लेस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्रीकल्चर करना। ठीक है, या फिर जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे आपको पता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारे इंडिया में कंसेप्ट आया। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का सिंपली मतलब ये है कि जिस लैंड पर हम एक साल में कोई खेती करते थे, वहां पर एक साल में 2 बार खेती कर ली जा रही है। ठीक है, तो ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा तो हो गया कि हाँ, हम मैक्सिमम पॉपुलेशन को हम क्या कर रहे हैं, मैक्सिमम फूड प्रोवाइड करवा पा रहे हैं, मतलब जितनी जरूरत है उसको फूड तो प्रोवाइड करवा पा रहे हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आई, हमारे पास आई लैंड डिग्रेडेशन की। मतलब क्या, लैंड की जो क्वालिटी थी वो क्या हो गई, घट गई। लैंड की जो क्वालिटी थी वो क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई। और लैंड की क्वालिटी मिनिमाइज होने की वजह से क्या है, वो डेजर्टिफिकेशन में चेंज हो रहा है। मींस इट बिकमिंग अ डेजर्ट। ओके, वो डेजर्ट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो फर्टिलिटी है जब वो खत्म हो जा रही है, तो ऑब्वियसली वो जो लैंड है वो डेजर्ट बनते चले जाएंगे। उसमें किसी भी तरह का आपका न्यूट्रिएंट्स नहीं है, साथ में ह्यूमस नहीं है, किसी तरह का और नमी नहीं है, तो इट विल बिकम योर डेजर्ट एरिया, एंड दैट इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। नेक्स्ट इज योर लैंडस्लाइड। अब आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि आपके लैंड पार्ट से तो आपका नॉर्मली जो फ्लैट लैंड थे, जो आपके प्लेन एरिया थे, वो फ्लैट प्लेन एरिया से तो आपके आपके जो फॉरेस्ट है वो कट कर दिएगा, और यहाँ पर हम लोगों ने अपना हाउसेस बना लिए, डिफरेंट यूज कर लिए। लेकिन अभी जो बचे कुछ थोड़े बहुत जो बचे हैं वो आपके हिली एरियाज। ओके, माउंटेनियस एरिया, हिली एरियाज जो है। लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं लोग, क्योंकि भाई लोगों के लिए जगह कम पड़ रही है, और या फिर ये कह सकते हो कि जो यहाँ पर लोग रह भी रहे हैं, जो लोकली लोग रहते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, इस एरिया में आपके जो लैंड है, जो ट्रीज है, उन्हें क्या कर रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। ठीक है, कट करने की वजह से क्या होता है कि जो यहाँ पर ट्रीज होती थी वो क्या करती थी, जो लैंड थी उनको जकड़ के रखती थी।
ओके इस लैंड को जकड़े रहने की वजह से क्या होता था, यहाँ पर कभी भी किसी भी तरह का फ्लो नहीं हो पाता था, किसी तरह से कुछ हिले नहीं पाता था। लेकिन क्या हुआ, क्योंकि जब यहाँ से जब ट्रीज कट गए, तो ट्रीज कटने की वजह से ये लैंड जो है पूरा खाली पड़ा है, और लैंड खाली होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर लैंड स्लाइड शुरू हो जाती है। मीन्स पूरी लैंड जो है वो गिरना शुरू हो जाती है, खिसकना शुरू हो जाती है। वी कॉल इट एज लैंड स्लाइड। और जिससे कि आपके जो लो लेइंग एरियाज होती है, जो फुट हिल्स के आसपास एरिया होते हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, या फिर ये कह सकते हैं हमारा जो लैंड है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, अच्छी जो लैंड है हमारी। ओके नेक्स्ट सॉइल इरोजन। जैसे पहले ही बताया कि अगर यहाँ पर लैंड नहीं है, तो जो रिवर्स जो आपकी हिली एरिया से आ रही हैं फ्लो करके, वो आपकी क्या करती है, सॉइल को इरोड करती जाती है। और सॉइल इरोजन की वजह से क्या होता है, और ये सारी इरोड होके जाती है कहाँ पर, आपकी सीधा ओशियंस में डिपॉजिट हो जा रही है, जिसकी वजह से फाइनली क्या हो रहा है, आपके लैंड पर सॉइल जो है वो अच्छी नहीं रह जा रही है। ओके तो ये सारी जो थी इश्यूज थे जो हमारे लैंड से रिलेटेड हमारे सामने आ रहे हैं। और अब आते हैं कि जब प्रॉब्लम्स है तो उनका सॉल्यूशन निकालना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो सॉल्यूशन हमने किस किस वे में निकाला। फर्स्ट इज योर एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो करना। मतलब क्या है, जैसे कि आपको पता है कि आपके स्कूल में भी हम एक वृक्षारोपण दिवस भी हमारे यहाँ मनाया जाता है। तो ये सब क्या है, जिसके थ्रू क्या करते हैं हम क्या नाम है, आपके जो प्लांट्स हैं उसको ग्रो करते हैं। क्योंकि आपको पता है किसी भी प्लांट को ग्रो करने में 7 से 8 साल लगता है एक अच्छा मतलब एक अच्छे लेवल तक का उसको ग्रो करने में। तो 7 से 8 साल में हमें क्या कर रहे हैं, हम अपने आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं ताकि उसे फ्रेश एयर मिल सके, उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया जा सके। ओके नेक्स्ट इज योर लैंड रिक्लेमेशन। एक लैंड रिक्लेमेशन जो है इसका एक नेक्स्ट मेथड है आपके लैंड कंजर्वेशन करने का। मतलब सिंपली इसमें क्या किया जाता है, लैंड रिक्लेमेशन का सिंपल मतलब क्या है, लैंड फिल करना। लैंड फिल का मतलब क्या है कि किसी भी एरिया को, जो कि जैसे कि लाइक हो गया आपका सी बेड हो गया, ओके सी बेड था जो कि उसमें क्या करना, आपको एक किसी भी तरह से लैंड का लैंड डेवलप करना। जैसे कि आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखोगे, जैसे ये एक चाइना का एरिया है जहां पर क्या करा है, एक लैंड बिल्ड करा जा रहा है सी बेड पर। ओके इस तरह से आपकी रिवर बेड पर भी कर सकते हैं आपके। तो इस तरह से आपका नया जो है एक लैंड बनाया जा रहा है जिसपे कि आप अपना अलग अलग कार्य कर सके और अपने एरिया को ऑक्यूपाई कर सके दूसरे सी पर, जो कि हमारा यूजलेस हो रहा है। ओके उसके अलावा आपके आ जाते हैं रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स। तो आपको पता है जैसे कि फर्टिलाइजर्स का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि हमारी जो एग्रीकल्चर है वो अच्छे लेवल के हो सके। लेकिन उसका कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी है, जैसे कि इसका हार्मफुल इफेक्ट आता है आपका, जैसे कि एयर पे आता है, आपका सॉइल पे आता है, वाटर पे आता है। अब ये कैसे कैसे आता है, डिफरेंट तरीके से। जैसे कि पहला नंबर तो हम इसमें फर्टिलाइजर जैसे कि हम यूज करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड आपकी सॉइल के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कुछ समय के लिए, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होती है, ये इसके लिए हानिकारक हो जाती है। और ये एयर के पर्पज से अगर देखें तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपके ओजोन के डिप्लीशन के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। मीन्स ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है वो नाइट्रस ऑक्साइड पर, नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से इम्पैक्ट हो रहा है। जो स्ट्रेटोस्फेयर में आपके अंटार्कटिका के आसपास है उसमें ओजोन लेयर में आपके होल हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके इम्पैक्ट है आपका फर्टिलाइजर्स की वजह से। नेक्स्ट इज योर, तो इसको क्या किया जाए, रेगुलेट किया जाए। मीन्स इस तरह से करा जाए कि इससे ज्यादा से ज्यादा हार्म ना हो सके, कम से कम हम इसको मिनिमाइज कर सके। नेक्स्ट इज योर चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग। तो चेक्स ऑन ओवरग्रेजिंग का मतलब सिंपली ये है कि आपको पता है कि आपका जो लैंड है उस पर जो आपके जो एनिमल्स हैं उनको ग्रेजिंग के लिए चाहिए। मीन्स आपके जो कुछ मतलब एनिमल्स सिंपली आपके जो डिपेंड करते हैं, जो कि हार्बीवोरस एनिमल्स हैं, वो आपके ग्रेजिंग लैंड पर ही डिपेंड करते हैं। मीन्स वो कुछ ऐसे घास फूस ही खाना पसंद करते हैं। लेकिन ओवर ग्रेजिंग की वजह से अगेन क्या होता है कि आपकी जो लैंड है वो सॉइल इरोजन के लिए बहुत ज्यादा प्रोन हो जाती है। मीन्स यहाँ से इरोजन होना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि ये जो जड़ें होती है वो उसको खोद देते हैं ये लोग, जो एनिमल्स होते हैं। इसकी वजह से ये सॉइल इरोजन के लिए प्रोन हो जाती है। तो इस ओवरग्रेजिंग को कैसे इम्पैक्ट किया जा सकता है कि मीन्स कुछ एरिया ऐसे बना दिया जाए जिसके के लिए कि सिर्फ उन्हीं पार्ट में इनके ग्रेजिंग के लिए फील्ड बनाया जाए, इनके लिए स्पेशल कुछ ऐसी फार्मिंग की जाए जिससे कि उस पर्टिकुलर एरिया में इनको ग्रेजिंग करने के लिए मिला जाए। तो इस तरह से हम ग्रेजिंग को रोक सकते हैं, ओवरग्रेजिंग को रोक सकते हैं। सो दैट इज योर ऑल द चैप्टर. I will come back with our next important resource, which is your soil. Okay, thank you.